आज जो हमारा टॉपिक है वो है वीएन स्टेटमेंट, वीएन एंड वीएन स्टेटमेंट। और उसके बाद मिशन एंड मिशन स्टेटमेंट। वीएन क्या था? हमारे बिजनेस की फ्यूचर आउटलुक को हमने कहा कि क्या होता है, वो वीएन होता है। अब देखो इसमें वो कहता है अ वीएन स्टेटमेंट फोकसेस ऑन द फ्यूचर। किस पे फोकस करती है? फ्यूचर पे फोकस करती है। आउटलाइनिंग व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू बिकम। क्या हाईलाइट करके बताती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये एक किसी ने जनरल स्टोर या किराना स्टोर खोला है अभी, और उसके क्या एम्स है, उसका वीएन ये है कि फ्यूचर में वो अपने टाउन की सबसे बड़ी सुपरमार्केट बनना चाहती है, अपने टाउन का सबसे बड़ा जनरल स्टोर बनना चाहती है। तो ये उसका फ्यूचर आउटलुक है। तो वीएन स्टेटमेंट हमें क्या बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, ये हमें कौन बताएगा? वीएन स्टेटमेंट हमें बताएगा। It is an inspirational statement meant to motivate employees and clearly communicate the organization goals to stakeholders. Employee को किस तरह मोटिवेट करती है ये? इसने यहाँ बात लिखी है ना, एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं वीएन स्टेटमेंट से। तो कोई मुझे बता सकता है एम्प्लॉयज किस तरह मोटिवेट होंगे वीएन स्टेटमेंट से? एम्प्लॉयज कौन होते हैं? वहाँ पे मुलाजिम, ठीक है। उनको क्या फर्क पड़ता है कि प्रॉफिट हो ना हो, ये ग्रो करे ना करे, कोई फर्क पड़ता है एम्प्लॉयज? सैलरीज तो उनको वैसे भी पे करनी है। सैलरीज ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। अगर कल को फ्यूचर में बिजनेस जो है वो ग्रो करता है तो एम्प्लॉयज़ का स्टेक क्या होगा कि हो सकता है उनको प्रमोशन मिल जाए, उनकी सैलरीज बढ़ जाए। इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वीएन स्टेटमेंट से मोटिवेट होकर मज़ीद बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा, स्टेक होल्डर्स जो हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा लेबर जो वहाँ काम कर रही है, गवर्नमेंट, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, ये सारे क्या हैं? स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। इन स्टेक होल्डर्स को जो है क्या इनको पता चलता है, क्लियरली इनको पता चल जाता है कि ये बिजनेस करना क्या चाह रहा है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। क्रेडिटर्स को कैसे पता चलेगा? क्रेडिटर्स को ये होगा कि अगर ये मतलब जिनसे आपने बैंक पे लोन बैंक से लिया हुआ है, वो आपके क्रेडिटर्स ही हैं ना, जिनसे आपने लोन लिया हुआ है। तो उनको जब ये होगा कि फ्यूचर में ये अगर कंपनी ग्रो करती है तो हो सकता है कि ये हमें जो पेमेंट्स है मज़ीद टाइम पे पे करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, कि इसको प्रॉफिट हो। तो ये जो पेमेंट हमें 60 दिनों में कर रही है, हो सकता है ये पेमेंट हमें 30 दिनों में करना शुरू कर दे, ठीक है। हो सकता है कि ये हमें हायर इंटरेस्ट थोड़ा सा पे कर सकें। तो इनको क्लियरली पता चल जाता है कि बिज़नेस करना क्या चाह रहा है, ठीक है, बिज़नेस का मकसद क्या है फ्यूचर में। क्लियर हुई बात? वीएन स्टेटमेंट ये बताती है। The VN statement should avoid describing the current state and instead focus on future aspirations. VN statement क्या कहता है? वो current state पे focus नहीं करती। वो किस पे focus होता है VN statement का? सारा future के ऊपर। Ensuring it is a clear, optimistic and realistic. Clear होनी चाहिए आपकी VN statement। Optimistic का क्या मतलब होता है? Rigid होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए जिस पे आप अमल कर सको। आपकी वीएन स्टेटमेंट ऐसी ना हो जिसके ऊपर आप अमल ही नहीं कर सकते। ऑप्टिमिस्टिक, रिजिड, सख्त, ऐसी आपकी होनी चाहिए जो वीएन स्टेटमेंट है। रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक का मैंने मतलब आप लोग को समझाया था कि ऐसे ना हो कि आप ऐसे बातें करो जो कि बंदा कभी पूरी भी ना कर सके, ठीक है। तो जैसे आप कहते हो कि आज मैंने ज़मीन पे करियाना स्टोर लगाया है, 1 साल के बाद मैंने चांद पे लगा लेना है, मेरी ये वीएन स्टेटमेंट है, तो ये रियलिस्टिक है। तो आपकी वीएन स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? रियलिस्टिक होनी चाहिए। An unrealistic VN such as small store claiming it will become the largest retail in a short period. जैसे unrealistic VN statement की उसने क्या कहा है कि एक small store है और वो कहता है कि मैं थोड़े ही अरसे में, शॉर्ट टाइम में, और शॉर्ट टाइम का पीरियड 1 साल से कम का अरसा होता है, तो वो कहता है मैं शॉर्ट टाइम के अंदर ही बहुत बड़ा रिटेलर बन जाऊंगा। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? बिजनेस को ग्रो करने में और कुछ नहीं, 5 से 6 साल तो आराम से लग जाते हैं, ऐसा है।
बिजनेस को ग्रो करने में 5 से 6 साल लगते हैं कि नहीं लगते? या आपने आज बिजनेस बनाया और 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर जो है आप कहीं और ही पहुंच गए हो? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उसने कहा कि वो कहता है कि मैं एक छोटा सा स्टोर उसने स्टार्ट किया, बिल्कुल छोटा सा स्टोर, और वो कहता है कि मैं शॉर्ट रन के अंदर एक बहुत बड़ा स्टोर बना लूंगा। तो ये एक अनरियलिस्टिक विजन स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगी। इफेक्टिव नहीं होगी तो ना तो आपके एम्प्लॉयज अट्रैक्ट होंगे इससे, ना तो आपके स्टेक होल्डर्स इससे अट्रैक्ट होंगे, सब बल्कि क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग विजन स्टेटमेंट शुड बी ब्रीफ, छोटी सी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, स्पेसिफिक टू द बिजनेस एंड फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब जो बात आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, जो आप करना चाह रहे हो, वो आपकी विजन स्टेटमेंट प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर पा रही हो, छोटी सी एक्सप्लेनेशन के अंदर ही। ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, ऐसा ना हो आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। बिजनेस आपका करियाना स्टोर का, बात आप हॉस्पिटल की कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म का तजाद नहीं होना चाहिए उसके अंदर। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है तजाद। तजाद क्या होता है? कोई फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब कोई किसी किस्म, मतलब आप उसको कह लो, एम्बिग्यूटी को हम कहेंगे हाँ उल्टी सीधी बात नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, या जो आप बात कर रहे हो वो पूरी, हाँ कोई नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। आपकी विजन स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दे आपके बिजनेस का। फ्री फॉर एम्बिग्यूटी का मतलब ये होता है। क्लियर होगी बात? अब जैसे उसने आगे एक एग्जांपल दी हुई है, अ टेक्नोलॉजी सेक्टर कंपनीज विजन स्टेटमेंट कुड बी। एक टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसने क्या विजन स्टेटमेंट दी? टू बिकम अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन। क्या कहता है कि हमने क्या बनना है फ्यूचर में? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि हम रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करें कि कल को फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज ख़त्म ना हो जाए। हम अगर आज पानी इस्तेमाल करें, हम आज दरख्त इस्तेमाल करें, तो हम इस तरह उनको इस्तेमाल करें कि ऐसा ना हो कि बस हम ही इस्तेमाल कर लें, आगे आने वाली नस्लों के लिए कुछ बचे ही ना। तो सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप इस तरह चीज़ों को इस्तेमाल करें कि फ्यूचर में बाकी नस्लों के लिए, या जो फ्यूचर में जनरेशन आनी है उनके लिए चीज़ें हों पड़ी। ऐसा ना हो कि वो बेचारे फिर हवा, सिर्फ हवा पे ही चलें, वो भी धुएं वाली हवा पे। तो पहले ये सस्टेनेबिलिटी पे इतना फोकस नहीं था, अब बहुत ज़्यादा फोकस किया आई कैप ने सस्टेनेबिलिटी में। प्रॉपर एक सब्जेक्ट ऐड किया फाइनल्स के अंदर, और आगे कैफ में भी कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं सस्टेनेबिलिटी के, जिसके अंदर आप पढ़ते हो केमिकल्स के बारे में। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे पॉल्यूशन, क्लाइमेट का बहुत इफेक्ट आप इसके अंदर पढ़ते हो। इन सब चीज़ों से क्या होता है? बिजनेस अफेक्ट होता है। केमिकल से, क्लाइमेट से। क्लाइमेट से कैसे बिजनेस अफेक्ट होगा? स्टारबक्स का नाम सुना है ना सबने? कॉफ़ी बनाता है स्टारबक्स। स्टारबक्स जो कॉफ़ी बनाता है उसके लिए उसको क्या चाहिए होती है? कॉफ़ी बीन्स चाहिए होती हैं। ठीक है। और कॉफ़ी बीन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं हो सकती, बहुत शदीद गर्मी में कॉफ़ी बीन्स की प्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है। तो जो स्टारबक्स के ऊपर ये हालात आए थे बीच में, क्या हुआ था कि उसकी कॉफ़ी बीन्स जो थी ना, जो वो मंगवाता था कॉफ़ी बीन्स, वो मंगवाता था श्रीलंका से। कॉफ़ी बीन्स जो है वो इंपोर्ट करता है स्टारबक्स। ठीक है। अब वहाँ पे जब क्लाइमेट चेंज आया श्रीलंका में, क्या हुआ, वहाँ पे टेम्परेचर चला गया 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो उससे क्या हुआ, जब क्लाइमेट चेंज आया तो वहाँ पे कॉफ़ी बीन्स की प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई थी। ठीक है। तो उस हिसाब से कॉफ़ी बीन्स नहीं मिल पा रहे थे स्टारबक्स को, जिस हिसाब से मिलते थे उसको, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो उसने बाहर से मंगवाना शुरू कर दिए। ठीक है। जब उसने बाहर से मंगवाना शुरू किए तो उसको वो कॉफ़ी बीन्स महंगे पड़ने लगी। तो स्टारबक्स ने अपनी प्राइसेस क्या कर दी थी? हाई कर दी थी उस टाइम पे। तो उनकी डिमांड जो थी वो कम हो गई थी उस टाइम पे, और उनकी जो सेल्स थी वो भी डिक्लाइन कर गई थी। अब देखो इसके अंदर कि बिज़नेस का कोई कसूर, बिज़नेस के किसी मैनेजमेंट का, ये स्ट्रैटेजीज़ का कोई कसूर, किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका है? सिर्फ क्लाइमेट का। क्लाइमेट में चेंज, क्या ये क्लाइमेट बिज़नेस के अपने कंट्रोल में है? नहीं है। लेकिन बिज़नेस को यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। यहाँ से स्टारबक्स को अपॉर्चुनिटी मिली, उसने अपनी लेबर तैयार की, उसने अपनी लेबर तैयार करके अपने इलाके में जो है वो क्या करना शुरू की? कॉफ़ी बीन्स प्रोड्यूस करवाना शुरू की। अब वो कॉफ़ी भी बेचता है और कॉफ़ी बीन्स भी बेचता है। तो
हर उसके अंदर रिस्क भी होता है और हर उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करें कि कल को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ बच जाए। तो वो कहता है कि हम लीडिंग प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। लीडिंग प्रोवाइडर का मतलब क्या है, सबसे ऊपर आना चाहते हैं, जो कि सस्टेनेबल और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो कि अडेप्टेबल होते हैं, अगर किसी चीज़ में कोई चेंज आ रहा है तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो उस चेंज को अडॉप्ट कर सके। ऐसी टेक्नोलॉजी ना हो जो कि अगर कोई चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में तो उस चेंज को अडॉप्ट ना कर सके। दैट इम्प्रूव्स द वे पीपल लिव एंड वर्क वर्ल्ड वाइड, जिससे क्या होगा, लोगों के जीने का अंदाज बेहतर होगा और जो वो पूरी दुनिया में काम करें वो काम करना उनके लिए आसान हो जाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अपनी वीएन स्टेटमेंट दी। देखो अब ये वीएन स्टेटमेंट छोटी सी भी है, स्पेसिफिक टू बिजनेस भी है, ठीक है, कोई इसके अंदर तजाद भी नहीं है और रियलिस्टिक भी है ये। तो इस तरह कंपनीज की क्या होती हैं, वीएन स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके बाद होता है मिशन स्टेटमेंट। अ मिशन इज द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीजंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मिशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, मिशन कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई है, किस मकसद के तहत बनाई गई है, वो हमें क्या बताता है, हमारा मिशन या फिर मिशन स्टेटमेंट हमें बताती है। Many entities give a formal expression to their mission in a mission statement. A mission statement defines what an organization is, why it exists and its reason for being. Mission statement क्या बताती है कि हमने जो है बिजनेस क्यों बनाया है, ठीक है। आपके मिशन स्टेटमेंट के अंदर आपके बिजनेस का मकसद होता है कि ये बिजनेस हमने क्यों बनाया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, क्यों एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वजूहात क्या है एग्जिस्ट करने की, ये सब चीज़ें आपको क्या बताती है, मिशन स्टेटमेंट आपको बताती है। अ मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशंस कोर फंक्शन इन अ सोसाइटी, आउटलाइनिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट प्रोवाइड टू कस्टमर। मिशन स्टेटमेंट कोर फंक्शन क्या होता है, आपका बुनियादी फंक्शन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या मेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है सोसाइटी के अंदर, वो आपको कौन बताएगा, मिशन स्टेटमेंट बताएगा। क्या प्रोडक्ट्स वो ऑफर करी है कस्टमर्स को, क्या सर्विसेज ऑफर करी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें कौन बताएगा, मिशन स्टेटमेंट आपको बताएगा। इट फोकसेस ऑन द प्रेजेंट, डिटेलिंग हाउ ए कंपनी प्लान्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाई इट इज डूइंग सो। ये किस पे फोकस करता है, प्रेजेंट पे फोकस होता है, जबकि वीएन का फोकस किस पे होता है, फ्यूचर पे, और मिशन का फोकस किस पे होता है, प्रेजेंट पे। ये प्रेजेंट पे फोकस करता है, ठीक है। ये अपने प्लान्स बताता है, इससे हमें हमारे प्लान्स का पता चलता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। और हम क्यों करना चाह रहे हैं ये सब, ये क्या बताता है हमें, मिशन स्टेटमेंट हमें इस बारे में बताता है कि हम जो प्लान्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने किस तरह अचीव करने हैं, ठीक है, और हम क्यों करना चाहते हैं ये सब, ये क्या बताता है हमें, मिशन स्टेटमेंट बताता है। वाइल कम्युनिकेटिंग दिस टू एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर्स, और हम इसको किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ, स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के साथ। ऑल्दो स्मॉल बिजनेस में समटाइम्स ओवरलुक इट, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट टाइम एंड रिसोर्सेज इन क्राफ्टिंग देयर मिशन स्टेटमेंट। वो कहता है जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, उनका इतना फोकस नहीं होता कि मिशन स्टेटमेंट हमारी बने, लेकिन जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अच्छा खासा पैसा भी लगाती हैं इसके ऊपर और अच्छा खासा टाइम भी लगाती हैं अपनी मिशन स्टेटमेंट के ऊपर, ताकि उनकी मिशन स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन बन सके। दिस इज़ पर्टिकुलरली important for growing businesses, especially where the owner cannot personally convey the company's mission to all stakeholders. कहाँ ये ज़्यादा ज़रूरी होती है मिशन स्टेटमेंट, जहाँ के शेयर होल्डर जाके हर स्टेक होल्डर को बता नहीं पाता कि हमारा ये मकसद है बिजनेस का, तो वहाँ पे कौन उसकी जगह ले लेता है, मिशन स्टेटमेंट उस पर्पस को एक्सप्लेन कर रही होती है। फिर जहाँ पे स्टेक होल्डर जगह जगह जाके अपने बिजनेस का मकसद नहीं बता सकता, वहाँ पे कौन बताता है, मिशन स्टेटमेंट बताती है। मिशन स्टेटमेंट जगह जगह आपकी मिशन स्टेटमेंट अगर लगी है तो मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के किसी को भी आइडिया हो जाएगा कि इस बिजनेस का पर्पस क्या है। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, आंसरिंग द की क्वेश्चन सच एज। कंसाइज का मतलब क्या होता है, लिमिटेड सी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपना पूरा ही उसके अंदर सब कुछ लिख के बैठ जाओ कि हमने ये चीज़ें भी दे दी हैं, ये भी दे दी हैं, इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है, इतना हमने मज़ीद बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें नहीं लिखनी। छोटी सी होनी चाहिए जिससे आपका मकसद एक्सप्लेन हो जाए। सिर्फ कुछ सवालों का जवाब देते हैं, जैसे कि हमारा बिजनेस क्या है, हम क्या वैल्यूज़ अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, मतलब क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं अपने कस्टमर को, किस क्वालिटी की चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं,
व्हाट विल आवर बिजनेस बी, हमारा बिजनेस क्या होगा फ्यूचर के अंदर, हमारा व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, और क्या हमारा बिजनेस होना चाहिए, क्या होगा और क्या होना चाहिए. सम मिशन स्टेटमेंट में ऑल्सो इंक्लूड द रोल ऑफ एम्प्लॉयज और एड्रेस एथिकल कंसिडरेशन. एम्प्लॉयज का रोल भी होता है इसके अंदर कि एम्प्लॉयज क्या काम करेंगे, और एथिक्स को भी ये एक्सप्लेन करता है कि किस एथिक्स के तहत हम काम कर रहे हैं. अब जैसे उसने आगे एग्जाम्पल दी, टू डिलीवर इनोवेटिव एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी सोल्यूशन दैट एम्पावर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू अचीव मोर. क्या कहता है कि हमने क्या डिलीवर करना है, इनोवेटिव. इनोवेटिव का मतलब कि अगर कोई चेंज आ सके तो वो उस चेंज को अडॉप्ट भी कर पाए. रिलायबल, जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि चेंजेस को अडॉप्ट कर सके और जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, आप उसके ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं. ऐसी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या होगा, दैट एम्पावर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू अचीव मोर, जिससे बिजनेस और इंडिविजुअल्स ज़्यादा अचीव कर सकेंगे चीज़ें. अब इसका क्या मतलब हुआ, ये पढ़ के बज़ाहिर तो एक लाइन लग रही है, इसका मतलब जो है ना कि अचीव ज़्यादा कर सकेंगे, मतलब हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जिससे कंपनी या बिजनेस या इंडिविजुअल्स अपने रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली और मोर इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकेंगे. जब रिसोर्सेज एफिशिएंटली और मोर इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे होंगे तो इससे क्या होगा, बिजनेस की प्रोडक्शन जो है वो मज़ीद ग्रो कर रही होगी. प्रोडक्शन जब ग्रो करेगी तो मतलब सेल्स ग्रो करी हैं, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा टारगेट्स अपने अचीव हो पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा अपने जो प्रॉफिट है वो अचीव कर पा रही है. तो ये चीज़ पीछे ये बैकग्राउंड में स्टोरी होती है. वाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस इन आवर ऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी को हम मद्देनज़र रखेंगे, दूसरा एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए हम काम कर रहे हैं. सस्टेनेबिलिटी को मद्देनज़र रखने का मतलब कि हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आने वाली नस्लों को कोई परेशानी नहीं होगी. एथिक्स का मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं उससे ना तो सोसाइटी को कोई मसला होगा, ना ही किसी स्टेक होल्डर को मसला होगा, और एथिक्स में ना ही हम कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. एथिक्स, एथिकल कंसिडरेशन का उसने वर्ड यूज़ किया तो मतलब वो इन सब चीज़ों के साथ कॉम्प्लाई कर रहा है. Commercial entities often emphasize the ethical aspects of their mission, sometimes as the way to motivate employees. Commercial entities कौन सी होती हैं, जो कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म करी होती है. कमर्शियल एक्टिविटी कोई भी बिजनेस परफॉर्म करी है जिससे आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा होता है. कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा होता है वो कमर्शियल एक्टिविटी होती है, जो कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम है. कोई भी एक्टिविटी दैट इज कमर्शियल एक्टिविटी. तो कमर्शियल एक्टिविटी क्या है बच्चों, जो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि एक्टिविटी, जो एंटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल एंटिटी कहते हैं. तो कमर्शियल एंटिटी किस पे फोकस करती है, एथिकल एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करती है, बल्कि मेन फोकस होता ही एथिकल एस्पेक्ट पे. आप सारा कुछ करते जाओ, एथिक्स को भूल जाओ, आप कोई इलीगल काम करने लग जाओ, आपका बिजनेस बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना. आप मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट कर दो, आपका बिजनेस बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना. तो एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अपने कस्टमर्स के साथ 2 नंबरी लगाओ, एक ना एक दिन तो कस्टमर को पता लग ही जाता है. ऐसे जैसे ही कस्टमर को पता लगेगा, क्या वो खुद आएगा आपकी दुकान पे, ना खुद आएगा और 10 लोगों को मजीद रोकेगा कि आपके पास नहीं जाना, तो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं. तो एथिक्स को ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है. तो वो कहता है जो एंटिटीज़ कमर्शियल काम कर रही हैं उनका किस पे फोकस ज़्यादा होता है, एथिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस ज़्यादा होता है. समटाइम्स अ वे टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, और ये किस लिए भी किया जाता है, मिशन जो हमारा बनाया जाता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी बनाया जाता है. हम मिशन के अंदर ये बात भी लिख सकते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है प्रमोट करेंगे या उनकी बेनिफिट के लिए भी काम कर रहे हैं. तो एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा हो सकता है, एम्प्लॉयज़ को एक ही लालच होता है कि प्रमोशन मिल जाए, सैलरीज बढ़ जाएँ, हमें इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, अलाउंसेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए. ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको मेडिकल अलाउंस मिल जाता है. बहुत से लोगों को मिलता है मेडिकल अलाउंस जो कि काम कर रहे होते हैं कंपनीज़ के अंदर, कि उनका मेडिकल का जितना खर्चा होता है वो सब फ्री हो जाता है. उसके अलावा एजुकेशनल एक्सपेंसेस उनको मिलते हैं, एजुकेशन अलाउंस मिलते हैं कि उनके बच्चों की फ़ीस वगैरह कंपनी बेयर कर रही होती है. इसी तरह कन्वेंस अलाउंस में या तो आपको आने जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं, पेट्रोल प्रोवाइड कर देते हैं. ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एम्प्लॉयज़ को यही लालच होता है कि हमें ये सब चीज़ें मिल जाए. तो VN एंड VN स्टेटमेंट, मिशन एंड मिशन स्टेटमेंट में कोई कन्फ्यूजन किसी को, सीधी से
हमारी कंपनी क्या होगी ये हम सोच रहे हैं, ठीक है। जो हम सोच रहे हैं एक्चुअल में वैसा ना हो, फिर हम सोच रहे हैं कि हमारी कंपनी क्या होगी, जो हम सोच रहे हैं वो आपके लिए लीगली ना हो, एथिकल ही ना हो, फिर इसलिए वो साथ में ये भी एक्सप्लेन करेगा क्या होनी चाहिए, जो होनी चाहिए क्या हम भी वही सोच रहे हैं कि वो होगी हमारी कंपनी, ये बात है इसमें। सीधी सी एक बात इसमें याद रखनी है वीएन एंड वीएन स्टेटमेंट में। पहली चीज कि ये किस पे फोकस करता है, फ्यूचर पे। वीएन किस पे फोकस करता है, वीएन किस पे फोकस करता है, फ्यूचर पे, ठीक है। रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, आपसे नहीं जो भाई, रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, और एक और वर्ड था, क्या होनी चाहिए, नहीं, ब्रीफ होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, ये चार बातें याद रखनी है इसके अंदर। वीएन स्टेटमेंट किस पे फोकस करता है, फ्यूचर पे, रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। मिशन स्टेटमेंट किस पे फोकस करता है, प्रेजेंट पे। मिशन किस पे फोकस करता है बच्चों, मिशन फोकस करता है प्रेजेंट पे, और ये क्या बताता है, व्हाट आवर बिजनेस इज, what values our business offer, और what should our business is। तो ये चीज़ें बस जो मेन बातें इसमें याद रखने वाली हैं वो ये हैं, जिससे वो पेपर आपसे जिसमें वो पूछ सकता है। वैसे इसमें ये जो 2 पॉइंट है ना, इसमें बहुत कम ही उसने पेपर्स में एमसीक्यूज पूछे हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है। वो जो एक टेबल मैंने आपको इम्पॉर्टेंट लिखवाया था, उसके अलावा अभी तक उसने इन सब में से बहुत थोड़ा पेपर में पूछा है, आज तक इतना नहीं पूछा, ना ही वो पूछता है। अब आगे आ गया द रेलिवेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट। अब मिशन स्टेटमेंट कैन सर्व सेवरल डिफरेंट पर्पसेस। बहुत से मकसद होते हैं मिशन स्टेटमेंट के। सबसे पहला मकसद टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी प्लानिंग डिसीजंस। हमने जो प्लानिंग करनी है, हमने जो डिसीजंस करने हैं ना, उसके लिए ये एक बेस प्रोवाइड कर देता है, एक बुनियाद प्रोवाइड कर देता है कि अब हमने जो मिशन बना लिया है, अब हमने प्लानिंग किसके लिए करनी है, उस मिशन को अचीव करने के लिए सारी प्लानिंग करनी है, सारे डिसीजंस करने हैं। तो क्या करता है ये, किस पे अब क्या कर रहा है ये मिशन जो है, आपको एक बेसिस प्रोवाइड कर देता है कि आपने किस तरह प्लानिंग करनी है और किस तरह डिसीजंस लेने हैं। टू असिस्ट इन ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशंस एंड पर्पस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहता है, जो आपके इंटेंशंस हैं बिजनेस को लेके, आपके जो मकसद हैं बिजनेस को लेके, उन सबको एक पर्पस दे देता है। किस चीज़ का पर्पस दे देता है कि अब हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, कैसे इसको कन्वर्ट करना है गोल्स के अंदर। हमें एक पर्पस मिल जाता है, एक बेस मिल जाती है। वहीं ऊपर वाली ही बात इसने बात की है। टू प्रोवाइड अ कॉमन पर्पस फॉर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने ग्रुप्स काम कर रहे हैं, उनको एक पर्पस मिल जाता है, या उनको एक मतलब कॉमन मकसद मिल जाता है कि हम सब ने मिलकर इस मकसद के ऊपर काम करना है। टू इंस्पायर एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करने के लिए भी ये एक बेसिस प्रोवाइड कर देती है। जैसे अभी हमने कहा कि मिशन स्टेटमेंट वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी बात करेगा कि हम प्रमोशंस देंगे या अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करेंगे व्हाटसोएवर, तो एम्प्लॉयज़ को भी इंस्पायर करता है। तो इस्टेब्लिश गोल्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करने में हेल्प आउट करता है कि हमने क्या गोल्स अचीव करने हैं। मतलब हमने पर्पस तो बना लिया है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, तो ये उसके लिए हेल्प आउट करता है। उसके बाद एथिक्स को सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन ने, किन एथिक्स को फॉलो करना है, ये सब चीज़ें आपको मिशन स्टेटमेंट से पता लग जाती हैं।
पता नहीं लग जाती। ये आप कहना है मिशन स्टेटमेंट के ये कुछ मकसद होते हैं, ये इन सब चीज़ों को एक बेसिस प्रोवाइड कर देता है। मिशन स्टेटमेंट को देखते हुए हमें ये सब काम करने में आसानी हो जाती है। To enhance the understanding of and support for the organization among external stakeholders and the public. External stakeholders और public कौन से लोग होते हैं? नहीं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता बिजनेस के अंदर। जैसे कि आप इन्वायरमेंटल ग्रुप्स की बात करें, ठीक है, आप इर्द गिर्द जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनकी बात करो, क्या उनका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर? नहीं है कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट। इन्वायरमेंटल ग्रुप का सिर्फ एक ही कंसर्न होता है कि ये पॉल्यूशन क्रिएट ना करें इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, इनकी वजह से इर्द गिर्द वाले लोग परेशान ना है। सोसाइटी का मकसद, जो सोसाइटी आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका क्या मकसद होता है? उनका यही मकसद होता है कि हम परेशान ना हो इनके बिजनेस की वजह से। गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होती है। गवर्नमेंट किस तरह एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होती है? गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है कि बिजनेस ग्रो करे ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो इकोनॉमी के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है बिजनेस का के अंदर गवर्नमेंट का, वो होता है टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। अदरवाइज गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कनेक्ट समझी जाती हैं। तो मिशन से क्या होता है? मिशन से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो जाता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ, मतलब कंपनी और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के दरमियान, कंपनी और पब्लिक के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब उनका मिशन स्टेटमेंट पढ़ेगी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स तो उनको पता चल जाएगा कि इसका मकसद क्या है, ठीक है। अगर इसके मकसद में कोई गलत चीज़ होती तो वो कभी भी ना लिखता। लिखनी तो उसने अच्छी है मिशन स्टेटमेंट, बेशक काम वो गलत करे, लेकिन मिशन स्टेटमेंट तो सब बज़ाहिर तो सब अच्छे दिखेंगे ना। गलत काम कोई बता के करता है? कंपनी एक मनी लॉन्ड्रिंग करने जा रही है, बहुत बड़ा फ्रॉड करने जा रही है, उसने अपने मिशन स्टेटमेंट में लिख दिया जी मैं तो मनी लॉन्ड्रिंग करूँगी, मैंने फ्रॉड करना। लिखेगी कभी? नहीं लिखेगी। तो फजूल बात है सारी। मिशन स्टेटमेंट से पता चल जाता है, मिशन स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं पता चलता। मिशन स्टेटमेंट से वो आपको बताना चाह रहे हैं कि बिजनेस अपने मकसद ऐसे एक्सप्लेन करके नेकी का लबादा ओढ़ के पीछे से गलत काम करती है, ठीक है। तो जो बंदा सबसे ज़्यादा तस्बीहात करता है या अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है ना, तो वो इन चीज़ों को एज अ शील्ड इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ठीक है, अपना वो बना। तो मतलब अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ है, ठीक है, एक मौलाना साहब है कंपनी के अंदर और जी उसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं कर रहा कि ये तो बहुत नेक बंदा है, परहेजी है, मुत्तकी इंसान है, उसके ऊपर कोई शक नहीं कर रहा, बेशक हो पीछे वहीं, ठीक है। वो सारा दिन चोरी के ऊपर दर्ज देता रहता है कि चोरी करने से ये हो जाता है, फिर फ्रॉड करने से ये गुनाह मिलता है, वो गुनाह मिलता है, बेशक सबसे बड़ा फ्रॉड ही वही इंसान हो। तो ये लोग ऐसी चीज़ों को अपनी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि कोई उनके ऊपर शक ना करे कि हमने चोरी वोरी की है, ठीक हो गया। तो उसके बाद वो कहता है अ कंपनी माइट हैव अ गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इट्स शेयर होल्डर। कंपनी का गोल क्या होता है कि उसने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का क्या मतलब है बताओ? कौन सी अमाउंट? शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करने, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हमने मैक्सिमाइज करना। हाँ, कंपनी का गोल क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट में से ही तो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को। जो प्रॉफिट्स शेयर होल्डर को जो कंपनी का प्रॉफिट डिवाइड होके मिलता है ना, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसको कहते हैं डिविडेंड। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर्स को उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो जितना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर की वेल्थ उतनी ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो कंपनी का गोल क्या होता है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। इन शॉर्ट, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना बिजनेस का गोल होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव देयरफॉर कुड बी टू डबल द शेयर प्राइस विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर। गोल्स उन्होंने बना लिए, ऑब्जेक्टिव बना लिए कि अगर हमारा आज शेयर 100 रुपए का ना मार्केट के अंदर, तो 10 सालों के अंदर अंदर ये 200 रुपए का हो जाना चाहिए। और ये 10 सालों के अंदर भी 200 रुपए का करने में बड़ी मेहनत लग जाती है लोगों को, और तब भी जाके नहीं हो पाता शेयर प्राइस डबल। इस टाइम पे सबसे महंगा शेयर किसका है? कितने का? कितने का आइडिया है? 8,000।
हाँ तकरीबन 8 से 8,500 का शेयर है एक नेस्ले का। और सबसे सस्ता शेयर किसका है? बैंकों में सबसे महंगा शेयर यूबीएल का और सबसे सस्ता शेयर सुनहरी बैंक का। सुनहरी बैंक का 2 या 3 रुपए का शेयर है। आज जाके सारे शेयर्स खरीद लेना, ठीक है। ग्रो भी कर जाते हैं। सबसे महंगा यूबीएल का शेयर है और सबसे सस्ता सुनहरी बैंक का शेयर है। मैं तुम लोग को बता रही हूँ 3 रुपए का या 4 रुपए का ऐसे शेयर है। तो 100 रुपए के सारे शेयर खरीद लेना आज जाके, और फिर कहना हम भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, ठीक है। फिर सिर्फ ये फ़ायदा होगा, शेयर होल्डर बन जाओगे, हर साल एजीएम पे जाना। टीसी होटल में एजीएम्स होती हैं इनकी, ठीक है। जाके खाना ही खाना 100 रुपये इन्वेस्ट करके, वहाँ पे जाके कहना मैंने भी वोट डालना है, डायरेक्टर को इलेक्ट करने में, ऑडिटर को इलेक्ट करने में मैंने भी वोट डालना है। वो आपसे पूछेंगे आपके पास शेयर कितने हैं, आप कहोगे मेरे पास 5 शेयर हैं। वो कहेंगे बस आप रोटी खाएं और जाएं यहाँ से, ठीक है। तो आज जाके सब शेयर्स खरीद लो। सही कह रही हूँ? क्या सही कह रही हूँ? सच में खरीद लो। अगर वो लॉस में चले गए, लॉस में ही जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा लॉस क्या होगा? 3 रुपए का शेयर है तो आपको क्या लगता है प्रॉफिट में है ये शेयर? वर्थ कोई है नहीं शेयर की, तो ये प्रॉफिट में होगा शेयर। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए हायरार्की ऑफ कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। शेयर्स खरीद लो, वेट कर लो, शायद कभी जिंदगी में सुनहरी बैंक का शेयर महंगा हो जाए, फिर बेच देना। पागल हूँ, इतना तो मैं खराब है। ये जो है ना शेयर्स का काम, ये सारा जो है वो जुआ है, ये हराम है सारा काम। इसके अंदर मतलब कभी भी एकदम से बैठे बैठे शेयर प्राइस बहुत हाई हो जाती है, कभी बैठे बैठे शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो इतना रिस्क, इसके अंदर बहुत रिस्क है। ये सर नईम बेग है ना, ये हमें जब पढ़ा रहे थे कंपनी लाओ, तो सर ने उन दिनों में ना किसी बैंक के शेयर्स लिए हुए थे। तो सर कहते हैं मुझे रातों को नींद नहीं आती, हर टाइम मैं खोल के बैठा होता हूँ स्टॉक मार्केट, अभी शेयर की प्राइस बढ़ गई, अभी शेयर की प्राइस कम हो गई। तो ये हाल होता है। तो शेयर्स ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, उसके लिए पहले आपको जाके ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, बहुत रोले होते हैं, उसके बाद जाके शेयर्स मिलते हैं। ड्रामा थोड़ी चल रहा है मेरे पास, तुम हो जाओ स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदो और उसके बाद एकदम से ज़मीन से आप आसमान पे पहुंच जाओ, ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ ड्रामों में ही अच्छी लगती है हर चीज़। चलो, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए हायरार्की ऑफ कॉर्पोरेट एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं कि आपके जितने भी गोल्स हैं, आपके जितने भी मकसद हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट होती है, पूरी एक हायरार्की होती है। जैसे उसने कहा अ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव माइट टू बी डबल द शेयर प्राइस विद इन द नेक्स्ट 10 ईयर। जैसे उसने कहा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, कि मैंने अगले 10 सालों के अंदर अपने शेयर प्राइस को डबल करना है। अब ये डबल करने के लिए मुझे गोल्स बनाने पड़ेंगे, इसको अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गोल्स बनाते हैं ना हम। दिस रिप्रेजेंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये उसने ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बना दिया। अब हमने क्या करना है, स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग किसके लिए करनी है, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग करनी है। सम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर। कुछ बहुत जरूरी होते हैं फॉर्मिंग अ हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। However, the main strategic objectives are often identified as critical success factor. कहता है कुछ स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि पूरा एक हायरार्की जिनकी वजह से बन जाता है, सारे गोल सिर्फ उस एक ऑब्जेक्टिव की वजह से बन रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या चीज़ होती है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ये होती है कि आपके बिजनेस की सक्सेस डिपेंड ही सिर्फ उस एक फैक्टर के ऊपर कर रही होती है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। आपके पूरा बिजनेस की ग्रो, आपके पूरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एक स्पेसिफिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहते हैं। ईच विद कॉरस्पॉन्डिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है। हर एक का अपना परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर का क्या मतलब होता है कि हर एक फैक्टर बताता है कि मैंने किस तरह परफॉर्म करना है। हर एक का स्पेसिफिक एक पॉइंट होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है, इसका क्या मकसद है इस फैक्टर का, और ये किस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है अपनी। Goals and objectives can therefore be used to translate an entity's mission into specific strategies. Goals क्या करते हैं? एंटिटी के मिशन को किस में कन्वर्ट करते हैं? स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट कर देते हैं विद स्ट्रेटेजिक टारगेट फॉर अचीविंग विद इन एन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पीरियड, जिसमें हमने वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं और टारगेट्स को अचीव करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर।
तो ये सारी बातें फजूल थी, इनमें से कुछ याद नहीं करना, बस एक दफ़ा जाके रीड ज़रूर कर लेना है, ऐसा ना हो कि पढ़ो भी ना, एक दफ़ा जाके पढ़ना लाजमी है। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, इसमें से एमसीक्यूज़ वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। विजन और मिशन की जो मैंने बातें लिखवाई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से वो एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं, और जो ऊपर टेबल बना हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से वो एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं आपसे। बाकी आपने सारा एक दफ़ा बहुत अच्छे से रीड लाजमी करना है सबने। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो कल हमने पढ़ना है वॉल्यूम 2 इकोनॉमिक्स, तो कल से सब इकोनॉमिक्स की बुक लेकर आना। मैंने रिव्यू किया था शेयर करने की और फिर